अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना अली ज़ुहैब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ईरान और इसराइल के दरमियान बाकायदा तौर पर जंग बंदी का ऐलान हो चुका है। आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस टाइम तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ये सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि ईरान और इसराइल जो हैं वो बाकायदा तौर पर अब सीज़ फायर पर अमल करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी दोनों ममालिक से ख़ास तौर पर ये अपील भी की है कि कोई भी मुल्क सीज फायर की खिलाफ वर्जी जो है वो नहीं करेगा। अपना वो जो ऐलान था जिसमें उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर का ऐलान किया, खास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर, वो उसकी तफसील थोड़ी सी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मतलब कि फ़ॉरेन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है अमरीकी सदर, उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से गुफ्तगू की, टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की और उस गुफ्तगू में क्या बात हुई वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ी इस सीज फायर की वजह बनी और जिसको दरमियान में लाया गया, वो बड़ा एक अहम मुल्क है। वो मुल्क है कतर। जी बिल्कुल, ये वही मुल्क है कतर जिसके दोहा में जहाँ पे अमरीकी अड्डों के ऊपर ईरान ने हमला किया था, गुज़िश्ता रोज़ अपने मिसाइल जो है वो फायर किए थे। ये अल्टीमेटली जवाब था जो अमेरिका ने ईरान के अंदर अपने B-2 स्टेल्थ तैयारों के जरिए जो उनकी जोहरी तनसीबात थी उसको निशाना बनाने की कोशिश की थी। ये अमेरिका और ईरान की टसल क्या थी, ये भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा और ये इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखूंगा कि ये जो हल्की फुल्की मौसीकी ईरान और अमेरिका के दरमियान में हुई है ये क्यों हुई है। लेकिन यहाँ पे ये बात जानना और समझना बड़ा ज़रूरी है कि ईरान और इसराइल के दरमियान में ये जो जंग हुई है उसमें फ़ायदा किसका हुआ है और नुकसान किसका हुआ है। अल्टीमेटली दुनिया ये देख रही है और ये समझती थी कि इसराइल जो है वो एक खित्ते नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने आप को टेक्नोलॉजी के एतबार से सुपर पावर समझता है। लेकिन ईरान के साथ जो उसकी जंग हुई और ये 12 दिन जो जंग जारी रही, इन 12 दिनों में पूरी दुनिया के सामने इसराइल की टेक्नोलॉजी और इसराइल के जितने भी जिसे कहते हैं पत्ते हैं वो शो हो चुके थे। अगर हम मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो ईरान इसराइल से काफ़ी हद तक आगे था। पूरी दुनिया में इसराइल अपने आप को बदमाश इस वजह से समझता था कि वो ये समझता था कि जो उसके पास एक आयरन डॉम नामी एक टेक्नोलॉजी है, वो शायद इसराइल को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होने देगी अगर मुस्तकबिल में कोई भी मुल्क इसराइल पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन आपने देखा और हमने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने ये देखा कि ईरानी मिसाइलों ने किस तरह से आयरन डोम की धज्जियां उड़ा दी। इसराइल जो पिछले 1.5-2 सालों से गजा के अंदर जो उन्होंने बमबारी की, जो शहर को उन्होंने मिलिया मेड किया और उसकी तस्वीर जब हमारे सामने आती थी तो दिल खून के आंसू रोता था। उस वक़्त इस्लामी ममालिक में से कोई भी ऐसा मुल्क नहीं था जिसने बाकायदा तौर पर इसराइल को खड़े होकर ये शटअप कॉल दी हो या ये वार्निंग दी हो कि आप इस जंग को रोकें। इस जंग के बाद ईरान और इसराइल की जब ये गजा के बाद जब ईरान और इसराइल की जब ये टसल शुरू हुई, ये जंग शुरू हुई, तो पहले हमला जो है वो इसराइल ने किया। जब ईरान ने रिस्पॉन्ड किया और तेल अबीब और हाइफा और जो दूसरे उनके शहर थे, जब उनके ऊपर मिसाइल गिरे और उनकी इमारतें तबाह हुई, लोग जो वहाँ पे उनके इसराइली जो यहूदी थे वो मरे, तो उसके बाद दुनिया जो है उनको ये पता चला बशमूल इस्लामी ममालिक के गजा के अंदर सूरत हाल जो है वो कैसी है। सोशल मीडिया के ऊपर हमें इसराइली लोगों की, खास तौर पर इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ भी हमारे सामने आए जिसमें उन्होंने वो ईरान से अपीलें करते हुए नजर आए कि आपने जो हमारी एक तबाही यहाँ पे मचाई है, हम आपसे गुजारिश करते हैं, हम सरेंडर करते हैं, आप इसको बंद कर दीजिए। लेकिन चूंकि इसराइल ने पहले ही हमले में ईरान की सुप्रीम लीडरशिप, जिसमें उनका आर्मी चीफ शामिल था, उनके एटमी साइंसदान शामिल थे, उनको शहीद कर दिया था। बिलाशुबा ये किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ या वजीर आजम या ऐसी कोई सुप्रीम जो लीडरशिप होती है, जब उसको ख़त्म किया जाता है, शहीद किया जाता है या मारा जाता है, तो ये एक अल्टीमेटली जंग की तरफ इशारा होता है और ये जंग शुरू हो चुकी होती है। अब बारी आती है अमेरिका की कि अमेरिका इस जंग में क्यों कूदा। वजह यह है कि इन 12 दिनों के अंदर ईरान ने अपने वो मिसाइल इसराइल के ऊपर फायर किए जिसका उन्हें खदशा तो पहले था, लेकिन अंदेशा ये नहीं था, उनको शायद ये इल्म नहीं था, मालूम नहीं था कि ये इस तरह की टेक्नोलॉजी भी ईरान के पास जो है वो मौजूद हो सकती है। लेकिन अमेरिका, ख़ास तौर पर जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं और जो एक तज्जिया किया जा रहा है वो ये है
कि अमेरिका इस जंग के अंदर इसराइल को बचाने के लिए कूदा। क्यों? अगर ये 2 से 4 दिन मजीद भी जंग जारी रह जाती तो शायद इसराइल का हाल जो है वो पूरी दुनिया देखती, और जो आज भी दुनिया ने देखी है। यहाँ पे अक्सर ये गुफ्तगू हुई कि ईरान में बहुत से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हुए, जबकि इसराइल में उस लेवल की शहादतें आम लोगों की नहीं हुई। तो यहाँ ये बात बतानी बड़ी ज़रूरी है कि इसराइल, चूँकि उसे पता था कि मैं जब दुनिया के सामने जाऊँगा, जब मैं जंग में जाऊँगा, तो अल्टीमेटली मेरे ऊपर भी जवाबी वार जो है वो किया जाएगा। तो उसने मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई, उसने बंकर्स बनाए और अपने शहरियों को महफूज मकामात पर पहुँचाने के इक़दाम किए। इसके बरक्स ईरान में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। ईरान ने अपने लोगों को महफूज मकामात पर रखने के लिए कोई बंकर्स नहीं बनाए, उन्होंने कोई अलार्म्स नहीं बनाए जिससे लोगों को ये पता चल सकता कि आपके शहर में या आपके इलाके में कोई मिसाइल गिरने वाला है या बम गिरने वाला है। तो लिहाजा इस वजह से जो आम जनरल लोगों की शहादतें हैं वो ईरान में ज़्यादा हुई। टेक्निकली इस जो एक मशरक़े वुस्ता जिसे हम बोलते हैं, इसकी ये जो जंग है, इसको ज़रा थोड़ा सा टेक्निकली समझने की ज़रूरत है। वो इस वजह से कि इस जंग से पहले ईरान भारत के साथ अपने दफ़ाई मुआहदे कर चुका था, क्योंकि ईरान की ज़ाहिर सी बात है फ़ज़ाइया कमज़ोर है, और फ़ौज की तरफ अगर हम जाएँ तो वो भी उस तरह से नहीं लड़ सकती जिस तरह से पाकिस्तान की अफ़वाज या बाकी दूसरे ममालिक की अफ़वाज जो हैं वो लड़ती हैं। तो दफ़ाई मुआहदे उन्होंने इंडिया के साथ किए। इसके साथ साथ ईरान ने अपनी जो चाबहार पोर्ट है वो ख़ास तौर पर इंडिया को दी, उनके साथ मुआहदे किए। अब यहाँ ये बात बतानी बड़ी ज़रूरी है कि चाबहार पोर्ट जो है वो बेसिकली अडानी ग्रुप के अंडर है। अडानी ग्रुप के शेयर जो हैं वो 70 से 80% शेयर जो हैं वो चाबहार पोर्ट के हैं, और इसके साथ साथ हाइफा पोर्ट जो ईरान ने अपने मिसाइलों से तबाह किया है वो भी अडानी ग्रुप की थी। तो यहाँ पे जो लिंक है वो बेसिकली भारत का शो होता है कि भारत ने किस तरीके से ईरान के अंदर अपनी इजारादारी कायम की, वहाँ पे अपने जो रॉ के लोग थे उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया, और इसके साथ साथ चूँकि अडानी जो है वो एक म्यूचुअल बिजनेसमैन था ईरान और इसराइल के दरमियान में, तो उसने इसराइल से वहाँ से जो मोसाद के लोग थे उनको उठाया और उठा के यहाँ पे चाबहार की पोर्ट के ऊपर ला के उनको एज एन एम्प्लॉय यहाँ पे डिप्लॉय किया। मकसद ये था कि ईरान के ज़रिए किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की जाए। पाकिस्तान में जो एक तंजीमें हैं जैसे BLA है, दूसरी तंजीमें हैं जो पाकिस्तान को खोखला करती हैं, उनको फंडिंग की जाए और उनके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर ये जो फसादात हैं उनको हवा दी जाए और पाकिस्तान को किसी तरीके से कमज़ोर किया जाए। चूँकि डायरेक्टली पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज इसराइल के साथ नहीं हैं, तो लिहाजा उन्होंने भारत और ईरान ये दोनों ममालिक को इस्तेमाल किया, और मकसद ये था इस जंग के पीछे इसराइल का कि ईरान के अंदर रजीम चेंज किया जाए, और जो ईरानी बादशाह जो शहनशाह ईरान है और उसका जो बेटा अभी इस वक्त लंदन में मौजूद है, और ख़ास तौर पर उसको ये कहा जा रहा है कि वो जो खामना-ई हैं उनको हटाया जाए, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, रजीम चेंज किया जाए। उस शख्स को जो शहनशाह ईरान का बेटा अपने और जो ये समझता है कि इस बादशाहत का मैं दावेदार हूँ, उसको ईरान की ये जो हुकूमत है वो सौंपी जाए और अपनी मर्जी से ईरान के में शामिल हुआ जाए और ईरान से पाकिस्तान में जो सारी एक दरअंदाजियाँ हैं वो किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं पाकिस्तान के ईरान के साथ, और ख़ास तौर पर जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका का दौरा किया, और दौरा करने के बाद उन्होंने ईरान के लिए जो स्टेटमेंट दी, और ईरान के जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जनरल फील्ड मार्शल जो जनरल आसिम मुनीर हैं, इन्होंने ईरान के जो लीडरशिप है उससे मिल के जो उनको सबूत फराहम किए, जो उनको इंटेलिजेंस शेयर की, उससे ईरान की भी अब आंखें जो हैं वो खुल चुकी हैं। जासूस, इसकी सबसे बड़ी जो जितनी मैंने बातें की हैं, इसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि इस जंग के दौरान जो ईरान से जासूस पकड़े गए, जिन्होंने बाकायदा तौर पर ईरान के उन जोहरी तंजीबात की जासूसी की, जिन्होंने आर्मी के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनकी जासूसी की, और जो उनकी सुप्रीम लीडरशिप शहीद हुई उनकी जासूसी की। जब वो लोग पकड़े गए तो तकरीबन 90 के करीब लोग ऐसे थे जिनका ताल्लुक भारत से था, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो इसराइली थे लेकिन वो भारतीय पासपोर्ट के ऊपर वहाँ पे मौजूद थे। तो जिसका मतलब ये है कि भारत ने एक मिडल मैन जिसे कहते हैं उसका किरदार अदा किया, और ईरान में इसराइली जो इजारादारी है या इसराइली जो
मंसूबे हैं उनको कामयाब करवाने के लिए अपना किरदार जो है वो अदा किया। इस जंग में जब इसराइल को अपना आप मिटता नजर आया, जब उनको ये नजर आया कि हमारी तमाम की तमाम टेक्नोलॉजी जो है वो फना हो चुकी है, हम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम हैं, हम ईरानी हमलों को रोकने में नाकाम हैं, तो उन्होंने भागता हुआ जो इसराइली वज़ीर आज़म है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास गया। उन्होंने ये कहा जी आप हमें किसी तरीके से बचाएं, अदरवाइज ईरान तो हमें खत्म कर देगा और हम पूरी दुनिया के अंदर हमारा जो एक हवा बना हुआ है वो बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा। तो लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने हमले से 3 दिन, मैंने जो पहले शुरू में बात की है कि ये मैं आपको वजह बताऊंगा कि ये अमेरिका और ईरान की तसल क्यों हुई है, वो बेसिकली दोनों ममालिक की जानब से फेस सेविंग जो है अगर हम कहें तो वो की गई है। फेस सेविंग इस वजह से कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी बचा लिया और उसके साथ साथ उसने इसराइल की भी बात रख दी। ईरान पर हमला करने से पहले उसने अपने ट्वीट में ये कहा है कि हमने 3 दिन कबल मैंने ईरान को बता दिया था कि मैं आपकी फलां जगह पे अटैक करूंगा। तो ये एक छोटी सी अंडरस्टूड सी बात है कि जब आप किसी भी शख्स को ये कहेंगे, 3 दिन पहले ये वार्न कर देंगे कि मैं फलां जगह पे फलां टाइम पे तुम्हारे घर में हमला करूंगा, तो जाहिर सी बात है वो अपनी जो भी वहां पे सामान होगा उसको समेटेगा और एक साइड पर हो जाएगा। यही चीज जो है वो ईरान ने की। जब उनको ये कहा गया कि हम अटैक करेंगे तो उन्होंने फौरी तौर पर अपने वो जो जोहरी तंसीबात थी, जो उनके अपने एटमी असासाजात थे, उन्होंने वहां से उनको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद यही स्ट्रेटजी ईरान ने अपनाई कि अब हमें दुनिया को क्या जवाब देंगे, हम अपनी आवाम को क्या जवाब देंगे कि अमेरिका ने हम पर हमला किया है तो हम उसका जवाब नहीं दे पाए। ठीक उसी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए ईरान ने अमेरिका को भी आगाह किया कि कतर में जो आपका अड्डा है हम उसके ऊपर हमला करेंगे। तो अमेरिका ने क्या किया कि 2 दिन कबल वहां से अपने तमाम फौजी, तमाम जहाज और मुकम्मल तौर पे जितना भी उनका वहां पे एसेट्स थे, जो सामान थे, वो सारे के सारे उन्होंने वहां से रिमूव कर लिए। एक खाली जो अड्डा था उसके ऊपर ईरान ने हमला किया और एक खाली जोहरी तनसीब थी, जो खाली जगह थी जिसके ऊपर अमेरिका ने हमला किया। तो यूं ये एक फिक्स्ड मैच था जो दोनों मुल्कों के दरमियान में हुआ, लेकिन दोनों मुल्कों ने अपनी आवाम को खास तौर पर ये पैगाम दिया कि जी हम मुकाबला भी कर सकते हैं और हम हर किस्म का हमला करने के लिए तैयार भी हैं। जब ये दोहा में जो अमरीकी अड्डा था उसके ऊपर हमला हुआ तो फौरी तौर पर मुस्लिम ममालिक की तरफ से बशमूल पाकिस्तान रद्द अमल आना शुरू हुआ और सब ने ईरान के इस हमले की मजम्मत की। बशमूल पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, उन्होंने ये कहा जी हमारे बड़े सख्त खदशात हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अमीर कतर जो है उन्होंने ये कहा कि जी हम अपना हक जो है वो महफूज रखते हैं कि हम इसका जवाब दें। लेकिन अगले ही चंद घंटों के बाद वही अमीर कतर जो है वो एक सालिस बन जाता है ईरान और इसराइल के दरमियान, जिसकी टेलीफोनिक गुफ्तगू जो है वो ट्रंप के साथ होती है। यानी कि इस सीज फायर पर अमल दरामद करवाने के लिए जो सालिसी का किरदार है, जो बीच में ग्रंटर है, वो इस टाइम पे कतर है। और इसी की बदौलत, उसी को सामने रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया के ऊपर अपना ये पैगाम भी दिया और इसके साथ साथ उन्होंने सीज फायर की को तोड़ने की जो एक बात है वो भी की कि कोई भी मुल्क इन दोनों में से नहीं करेगा। इसके बाद ईरान ने बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पर उनके जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि हम सीज फायर पर अमल दरामद कर रहे हैं। लेकिन सीज फायर के अमल दरामद से 15 मिनट पहले दोनों मुल्कों ने, इसराइल और ईरान ने, एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमला, जिसे कहते हैं ना कि जो उन्होंने ये कहा कि आखिरी टाइम है, अब जितना हमला हो सकता है कर दें, तो इसराइल ने भी अटैक किया और ईरान ने भी अटैक किया, जिसकी ईरान ने तो खैर बहुत हैवी किस्म की एक जो खेप थी मिसाइलों की वो भेजी, जिसकी तमाम तफसील जो है वो सोशल मीडिया पर वीडियोस की शक्ल में हमारे सामने भी आई है। ये अब तक की अपडेट्स थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है वो सीज फायर का ऐलान भी कर चुके हैं और वो इसके साथ साथ ये भी कह चुके हैं कि अगर आइंदा आने वाले टाइम में कोई ऐसी हरकत दोबारा हुई, अमेरिका ने हम पर दोबारा हमला किया या उन्होंने हमारे किसी जगह पर हमला करने की कोशिश भी की, तो हम उसका हार्ड किस्म का जवाब जो है वो देंगे। इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, दोनों मुल्कों के दरमियान में सीज फायर है, कोई भी मुल्क जो है वो आगे पीछे एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं कर रहा है और दोनों मुल्कों के सरकारी सतह पर सीज फायर का ऐलान भी कर दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।